तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते रहें। आज जो हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें जो लिए गए हुए हैं वो गेट से भी लिए गए हुए हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, यानी इस ये दिए हुए सी कोड का आउटपुट क्या होगा। तो हम इस कोड को पहले देखते हैं कोड में क्या दिया हुआ है। तो इस कोड में दे रखा है एक हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल आई है और एक लूप चल रहा है, और वो लूप चल के कंडीशन के रूप में दिया हुआ है आई माइनस माइनस। और यहाँ पे एक लूप के अंदर फिर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है, और ये वेरिएबल भी आई का ही है, आई ही है। तो और इस वेरिएबल में वैल्यू दिया गया है आई में 10, और यहाँ पे आई माइनस माइनस हो रहा है और प्रिंट किया जा रहा है आई को। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे, इस जगह पे जब हम प्रिंट करेंगे आई को, तो ये जो आई है इस आई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। और ये जो लूप चलेगा, ये लूप चलेगा इस आई पे। तो ये जो आई है ये इस लूप के कंडीशन में यूज होगा, और यहाँ पे ये जो चल रहा है ये आई माइनस माइनस ये वाला, और फिर ये प्रिंट भी यही अंदर अंदर वाला लूप हो रहा है। यहाँ पे ये दो वेरिएबल एक ही नाम से है। तो ये जो आई है ये आउटर लूप है, ये मेन का वेरिएबल है, इसका एक अलग मेमोरी होगा इस आई का जो 3 से शुरू हो रहा है, और ये एक अलग मेमोरी लूप के अंदर बन रहा है, ये भी आई का मेमोरी बन रहा है, और इसमें वैल्यू 10 दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा लूप चलना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में आई माइनस माइनस, यहाँ पे आई का वैल्यू 3 अभी आ रहा है, और 3 पे यह कंडीशन टेस्ट हो रहा है, लेकिन आई अंदर आते ही आई का वैल्यू 2 हो चुका है। इस आई का वैल्यू शुरुआत में ये 3 था, अब ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन अब ये माइनस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस होकर के इस आई का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ जब प्रिंट किया जाएगा तो ये वाला आई प्रिंट होगा, ये वाला आई प्रिंट होगा, और इस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 9। फिर ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन 2 पे टेस्ट हो रहा है, लेकिन आई का वैल्यू घट के अब यहाँ पे 1 हो चुका है। ये आई का वैल्यू 1 हो गया, कंडीशन 2 पे टेस्ट हुआ, और अंदर आ गए। अंदर आने के बाद फिर से ये आई का डिक्लेरेशन हो रहा है, फिर से ये नया आई मेमोरी जनरेट हो रहा है। तो जो लास्ट टाइम जो हमारा ये आई था, ये आई का एग्जीक्यूशन के साथ ही वो आई का मेमोरी खत्म हो गया। फिर एक नया आई यहाँ पे बन रहा है, और ये आई में फिर से वैल्यू आ रहा है 10, और फिर ये आई माइनस माइनस होगा, और फिर इसका भी वैल्यू 9 होगा, और प्रिंट यहाँ पे ये वाला आई होगा। हर बार जब हम लूप के अंदर आएंगे तो ये इंटीजर आई एक नए मेमोरी क्रिएट होगा। अब फिर यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, जो अब कंडीशन टेस्ट 1 पे होगा, लेकिन आई का वैल्यू 0 हो गया। 0 होने के बाद फिर हम अंदर आते हैं। फिर इस आई का एक नया मेमोरी बनेगा, और फिर इस आई में 10 आएगा, और फिर ये माइनस माइनस होगा, और ये इस आई का वैल्यू अब फिर से 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा 9। तो ये फिर आगे जा रहा है। अब यहाँ पे आई का वैल्यू 0 हो चुका है, 0 पे ये कंडीशन टेस्ट किया जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस होगा कंडीशन के बाद, और इसका वैल्यू -1 होगा, और ये लूप ब्रेक कर जाएगा। लूप ब्रेक क्यों करेगा? क्योंकि जब व्हाइल लूप में कोई वैल्यू दिया जाए, जैसे अगर हम यहाँ पे 3 देते हैं तो ये 3 का मतलब है ट्रू। जैसे ही आई का कोई भी यहाँ पे वैल्यू अगर 0 दिया जाए तो इसका मतलब है फॉल्स। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, अगर 0 से ग्रेटर है तो लूप का वो कंडीशन ट्रू होता है, 0 पे कंडीशन फॉल्स होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 होते ही कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन उसके बाद ये माइनस माइनस अपना ऑपरेशन करेगा, और आई का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब ये लूप ब्रेक कर रहा है। ब्रेक होने के बाद यहाँ फिर एक आई को प्रिंट किया जा रहा है।
तो यहाँ पे जो आई प्रिंट होगा, अब ये वाला आई प्रिंट होगा, ये आउटर लूप का, ये जो अंदर में आई है इसका काम खत्म हो गया लूप के अंदर ही। तो यहाँ पे प्रिंट होगा -1, यानी आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलेगा, 999 और -1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो। ये क्वेश्चन भी, ये जो हमारा क्वेश्चन था अभी, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, ये यूजीसी नेट 2023 में दिसंबर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। सी कोड को कंसीडर करना है एंड अरेंज द आउटपुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आउटपुट जो हमारा आएगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। यानी यहाँ पे हम लोगों को 4 आउटपुट दिए गए हैं और इन चारों आउटपुट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि आउटपुट इंक्रीजिंग में कैसे आ रहा है। एक हमारे पास एक एरे है प्रोग्राम में ARR, जिसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4। तो ARR हमारा एक एरे है और इस ARR में 5 मेमोरी है, 1 2 3 4 और 5 में वैल्यू है 0 1 2 3 4। और ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स, तीसरा, चौथा और पांचवा इंडेक्स। तो टोटल 5 इंडेक्स हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। इंटीजर I इक्वल टू 1 एंड एस्ट्रिक PTR, एक पॉइंटर वेरिएबल PTR लिया गया। तो एक इस PTR में किसी का एड्रेस रखा जाएगा। अब हम देखते हैं एड्रेस किसका रखा जा रहा है। तो PTR इक्वल टू ARR, तो ARR का एड्रेस रखा जा रहा है। तो ARR एक एरे वेरिएबल है और एरे वेरिएबल का जब एड्रेस रखा जाता है किसी पॉइंटर में, तो वो पहले इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट इंडेक्स है, इसका एड्रेस 76 हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि 76 है। तो दूसरा एड्रेस शुरू होगा 78 से। 78 से क्यों शुरू होगा, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट का मेमोरी लेता है। तो पहला जो इंटीजर शुरू हो रहा है 76 से, इसका 2 बाइट 76 और 77 है। अगले का 78 और 79 होगा, ये अगले का 80 और 81, और ये 82 और 83 एंड देन 84 और 85। इस तरीके से एड्रेसिंग चल रहा है अंदर में, 2 बाइट है। तो पहला बाइट जो स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस PTR को दिया जा रहा है ARR के रूप के एड्रेस के रूप में। तो PTR में क्या रखा जा रहा है, ARR। तो ARR किस एड्रेस को अभी रिफरेंस कर रहा है, ARR अपने पहले एड्रेस को रिफरेंस करेगा। तो जब हम ARR का एड्रेस रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ARR का एड्रेस 76, लेकिन +2 भी हो रहा है। तो हम किसी इंटीजर पॉइंटर में अगर 1 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है इंटीजर पॉइंटर में एक मेमोरी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है 2 मेमोरी ऐड कर रहे हैं। तो 2 मेमोरी ऐड करना मतलब 76 में 2 मेमोरी ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। यानी ये जो हमारे मेमोरी एड्रेस शुरू हो रहा है 80 से, इस जगह पे, तो यहाँ पे PTR में एड्रेस किया जाएगा 80, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 का एड्रेस जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं प्रिंट कैसे किया जा रहा है। PTR I, तो PTR में एड्रेस है इंडेक्स नंबर 2 का, यानी जो हम लोग अभी एज्यूम कर रहे थे एड्रेस 80 का, और उसका I, तो I में वैल्यू है 1। तो 1 का मतलब है कि 1 इंडेक्स PTR में एड्रेस अभी क्या है, 80, यानी इस पोजीशन का इंडेक्स नंबर 2 का, और इसमें +1 कर रहे हैं। 1 यहाँ पे इंडेक्स में देने का मतलब है कि 1 ऐड किया जा रहा है, आगे मूव कराया जा रहा है एड्रेस को। तो आगे मूव करेंगे यानी ये कहाँ पे पहुंचेगा, 80 + 1 का मतलब है कि 2 इंटीजर एड्रेस आगे बढ़ेगा, यानी कि ये 82 पे पहुंचेगा इस इंडेक्स पोजीशन पे। तो इसका वैल्यू क्या है, इस पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, 3। तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, 3। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या है, I +1, यानी कि I में 1 है और +1 और हो रहा है,
और पीटीआर के पास एड्रेस है 80, यानी यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं, यानी हम 84 पे जा रहे हैं, यानी कि इस पोजीशन के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट इस जगह पे -1 कर रहा है, यानी पीटीआर में से एक घटाया जा रहा है। तो 80 इसके पास एड्रेस है और -1 कर रहे हैं, यानी 2 एड्रेस 2 बाइट पीछे जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स नंबर 1। इस पे वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 1। फिर -i+1, यानी माइनस आई का मतलब है -1 + 1, यानी कि ये 0। तो पीटीआर में एड्रेस है 80 और इसमें 0 ऐड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 80, यानी 80 पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2। तो अब ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे लोएस्ट क्या है, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो 1 सी डी ए बी, सी डी ए बी, यानी कि ऑप्शन डी, सी डी ए बी। हम लोग इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा तो हम इसको रफ में, कॉपी में, एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो कॉपी में रफ में हम उसको ड्राई रन करेंगे और तब उसका आंसर करेंगे। हाउ विल यू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम में दिया गया है इसके मेमोरी को फ्री कैसे किया जाएगा। तो p इक्वल टू इंटीजर एस्टिक एस्टिक मैलोक मैक्सरो एस्टिक साइज ऑफ इंट एस्टिक, यानी ये जो p है डबल पॉइंटर है, ये किसी पॉइंटर और पॉइंटर का एड्रेस रखेगा और इसको फ्री करना है। तो किसी भी इंटीजर मेमोरी को फ्री करने के लिए हम लोग फ्री फंक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होना होगा, क्योंकि फ्री फंक्शन के मदद से ही सी में डायनेमिक मेमोरीज को फ्री किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी जून 2023 का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये दिसंबर 2019 का है नेट में। अब यहाँ पे भी वही सवाल है, आउटपुट को बताना है हम लोगों को यहाँ पे। तो हमारे पास 2 लूप है, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस i एंड j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5 एंड प्लस प्लस j। तो i का आउटर लूप है और j एक इनर लूप है। तो उसके बाद हम देखते क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है विदाउट एनी कंडीशन। तो i का वैल्यू 0 से शुरू होगा, अंदर आएंगे, j 0 से लूप शुरू करेगा और यहाँ पे x में क्या जा रहा है, x प्लस, x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू है 0 और इसमें प्लस किया जा रहा है, x प्लस इक्वल टू i प्लस j माइनस 1। तो i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 0 माइनस 1। तो यहाँ अब x में क्या जाएगा, x प्लस इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1, x में ऐड किया गया 1 को, तो ये हो गया -1। अब उसके बाद लूप ब्रेक कर गया, j का लूप ब्रेक कर गया, i आगे बढ़ेगा, i का वैल्यू होगा 1 और j फिर शुरू होगा 0 से। अब हम फिर आएंगे, j का वैल्यू फिर 0 होगा, लेकिन i का वैल्यू हो गया 1। तो j 0 और i का वैल्यू 1, तो 1 + 0 -1। तो 1 + 0 1 -1, यानी कि 0। अब x में है -1 इक्वल टू -1 + 0। तो x में अब क्या जाएगा, फिर से -1 जाएगा, यानी x में अभी भी -1 रहेगा। फिर ये लूप ब्रेक करेगा, फिर i का वैल्यू अब होगा 2, 2 के लिए अंदर आएंगे और फिर j का लूप शुरू होगा 0 से। तो j में 0 है और i में 2 है। तो x प्लस इक्वल टू 2 + 0 -1, यानी कि 2 - 1 इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है, x में -1, यानी कि x इक्वल टू
-1 प्लस 1, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो x में अब आ जाएगा 0, फिर लूप ब्रेक करेगा, i का वैल्यू होगा 3 और j फिर से 0 से शुरू होगा। तो अब i यहाँ पे हो गया 3 और j है 0, तो i 3 और j 0, तो 3 प्लस j -1 यानी कि यहाँ पे टोटल हुआ 2 और x में है 0, तो x इक्वल टू x प्लस 2 और x में है 0 प्लस 2, तो x में अब क्या गया, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x में आ गया 2, फिर ये लूप ब्रेक कर जाएगा। अब i का वैल्यू होगा 4 और j फिर 0 से शुरू होगा, तो i में हुआ 4 और j हुआ 0, तो यहाँ पे 4 प्लस 0 -1 यानी कि ये बना 3, यानी एक एक्सप्रेशन में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x में पहले से 2 है और यहाँ हमारे पास 3 आ रहा है, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, तो x में क्या जाएगा 5। अब ये लूप खत्म हो जाएगा, अब बाहर आएंगे और x का वैल्यू प्रिंट किया जाएगा, तो x का वैल्यू 5 प्रिंट होगा, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आएगा। Which of the following statement is not correct about C++ virtual function? Virtual function के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Must be declared in public section. Virtual function can be static. Virtual function accessed through pointer and virtual function defined in base class. तो वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में डिफाइंड होता है, ये भी सही है। वर्चुअल फंक्शन पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हो सकता है, ये भी सही है। वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, ये नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। क्लास में कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है? टू मॉडिफाई द डेटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड, टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट, to initialize the data members of an object when it is created। सही है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए ही यूज होता है कंस्ट्रक्टर का, तो ये ऑप्शन हमारा होगा सही। हाउ मेनी पैरामीटर्स डज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर हो सकते हैं? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, तो हम में जीरो कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि C++ प्रोग्रामिंग और C प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे बीपीएससी टीचिंग हो, चाहे नेट या गेट।